दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्प्रेक्षा अलंकार और उसका एक भेद। उसका जो भेद था वो था वस्तुत्प्रेक्षा। इसके बारे में हमने बात कर ली थी और इसमें जो बात हुई अपनी वो हुई कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझा था। उसी क्रम में हम आज जो दूसरे जो इसके शेष और जो भेद हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। इस भेद के बारे में हमारी बात हो गई थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हेतुत्प्रेक्षा की। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जैसे इस बिंदु को लेते हैं हम हेतुत्प्रेक्षा को। हेतु का मतलब होता कारण, यानी हेतु का अर्थ होता है कारण। यहाँ पर हम यूँ कहें कि जैसे कि कारण नहीं होता लेकिन फिर भी कारण माना जाता है। अकारण में कारण की संभावना व्यक्त की जाए। एक उदाहरण देखिए, और वो उदाहरण है कि जिस प्रकार से मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, ताते राते पाए, ये उदाहरण है। यहां पर नायिका के संदर्भ में बात कही गई है कि नायिका के जो पाए हैं, जो पैर हैं, और वो कठोर आंगन में चलने के कारण लाल हो गए। राते का मतलब होता लाल। नायिका के पांव कठोर आंगन में चलने के कारण लाल हो गए, ये संभावना व्यक्त की गई। जबकि वस्तु स्थिति क्या है कि प्राकृतिक तौर पर ही ये चीज रहती है कि जो नायिका है उसके जो पैर हैं उनमें लालिमा बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना कारण के ही जो कारण है उसमें क्या कर लिया गया, संभावना व्यक्त कर ली, उसमें कल्पना कर ली। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि जहां अहेतु में, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, की जाए, अर्थात अकारण को कारण, अकारण को कारण मान लिया जाए। और वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात यहां पर स्पष्ट हो ही गई, यानी कि अहेतु अकारण, हेतु कारण, यानी कि जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अकारण में कारण की संभावना यानी अकारण को कारण मान लिया जाए, वहां पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर इस बात को हमने स्पष्ट कर ही लिया।
इसका जो दूसरा उदाहरण है और वो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि देख विकलता मेरी, देख विकलता मेरी, देख विकलता मेरी, शशि भी पीला पड़ा, पीला पड़ा। अब हम बात करते हैं इसका यानी कि तीसरा जो उदाहरण है, और तीसरा जो उदाहरण है उसमें देखिएगा कि मोर मुकुट की चंद्रकनी, मोर मुकुट की चंद्रकनी राजत, चंद्रकनी यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर, मनु शशि शेखर का एकस किए, शेखर सतचंद्र, सतचंद्र। यहां पर दोस्तों जो बात है वो ये है कि देख विकलता मेरी, शशि भी पीला पड़ा। अब यहां पर जो बात है ना वो बात एक नायिका कह रही है कि मेरी व्याकुलता को देख करके जो चंद्रमा है वो भी पीला पड़ गया। नायिका की व्याकुलता को देख करके और चंद्रमा भी पीला पड़ गया। जबकि यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट ही है कि जो चंद्रमा है उसका रंग तो वैसे ही पीला ही होता है, पर यहाँ पर क्या किया, कारण मान लिया। कारण नहीं है फिर भी उस अकारण को ही क्या माना गया, कारण माना गया। या फिर यूं कहें कि अहेतु में किसकी संभावना, हेतु की संभावना कर ली गई कि यहाँ पर नायिका की जो व्याकुलता है उस व्याकुलता के कारण चंद्रमा पीला थोड़ा ही पड़ गया। भाई चंद्रमा तो अपने आप में ही क्या है, पीला रंग लिए हुए, फिर भी क्या है यहाँ पर वो इस बात को प्रस्तुत कर रही है, यानी कि जो कारण नहीं है उसको भी उसका कारण बता रही है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, हेतुत्प्रेक्षा। इसका तीसरा उदाहरण लेते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनी। चंद्रकनी का मतलब क्या है, चंद्रमा की कलाएं। राजत नंद नंद यानी कि श्री कृष्ण, नंद बाबा का नंद कुमार, नंदलाला श्री कृष्ण, जो कि उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है। मनु मानो, शशि शेखर का एकस, एकस का मतलब होता बराबरी, बराबरी यानी कि शिव ने जो कि चंद्रमा धारण कर रखा है उस चंद्रमा की जो कलाएं हैं उन कलाओं की बराबरी करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण कर रखा है। जबकि बात यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा में तो अपने आप में ही कलाएं हैं, यानी कि उसकी कला की बराबरी करने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर मोर मुकुट धारण नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना व्यक्त की गई। और प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जैसे संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, ऐसी स्थिति में यानी अकारण में अहेतु में, यानी कि अहेतु में हेतु की संभावना, अकारण में कारण को मान लिया जाए। अब वहां पर कौन सा अलंकार, अब आप भी तो सोचेंगे, यानी हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से हमारा जो यानी ये इसका दूसरा जो भेद है किसका, उत्प्रेक्षा का, वो पूर्ण होता है। और इसका तीसरा जो भेद है उस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो इसका भेद है वो है फलोत्प्रेक्षा।
तीसरा जो भेद है वो क्या है? फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा। और जो फलोत्प्रेक्षा है इसमें यानी कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे? फल जोड़ उत्प्रेक्षा। फल जोड़ उत्प्रेक्षा यानी कि फल में उत्प्रेक्षा। और यहाँ पर फल का तात्पर्य है उद्देश्य। फल का तात्पर्य क्या है? उद्देश्य। इस बात को हम यूं कह दें कि जैसे कि जो उद्देश्य है, फल की जो संभावना है वो संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर उदाहरण जैसे लेते हैं। अब इसका सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे हम, और वो उदाहरण क्या है कि नित्य ही नाथा, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर। नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर सुंदर तवानन की, यानी सुंदर तवानन की, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। यहां पर जो बात आ रही है कि नित्य ही नाता क्षीर सिंधु में कलाधर, यानी कि दूध के समुद्र में या क्षीर सागर जिसको बोले, उसमें क्या कलाधर अर्थात चंद्रमा, वो चंद्रमा यानी कि उसमें स्नान करता है। लेकिन किस लिए स्नान करता हुआ इसे बताया गया? तवानन की, यानी कि उसके मुख की अर्थात नायिका का जो मुख है उसके मुख की समानता प्राप्त करने की इच्छा से उसने ये कार्य किया है। कहने का मतलब है यहाँ पर उद्देश्य है ना, यानी कि जो मूल रूप से ये इसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य की जो संभावना है ना या कल्पना है वो किस में कर ली? फल में कर ली, उद्देश्य में कर ली। इसलिए हम इस बात को यूं कहेंगे कि जब अफल में फल की उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, या फिर यूं कहें कि कल्पना की जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात यहाँ पर समझ में आई होगी, यानी कि ये मूल रूप से उद्देश्य यानी कि ये कारण नहीं है लेकिन उसको भी ये कारण माना गया है। ये फल नहीं है लेकिन उसको माना गया, उस उद्देश्य को माना गया है ना। कि जैसे कि चंद्रमा को क्षीर सागर में नहाने की बात कही गई है, किस कारण से, किस उद्देश्य से? वो उद्देश्य ये मान के चलता है कि नायिका का जो चेहरा है यानी नायिका के चेहरे की क्षमता धारण करने के लिए, उसके समान सुंदर होने के लिए। जबकि ये जो प्रक्रिया, ये क्रिया, ये तो अपने आप में स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि जब अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना की जाए, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका जो दूसरा जो उदाहरण है, बात यही है, उसको दूसरे रूप में कह दिया गया। मैं ये दूसरा उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों कि अमूमन क्या है कि ऐसे मिलते जुलते जो उदाहरण हैं, अर्थ एक ही है उन दोनों का, पर दोनों वैसे भिन्न है लिखने के तरीके से। और ऐसे जो उदाहरण है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, तो मैं वही उदाहरण ले रहा हूं कि रोज अनहात है
रोज अनहात है क्षीरधी में शशि। तब मुख की समता, तब मुख की समता लहिबे को, तब मुख की समता लहिबे को। दोनों की बात है कि यहाँ पर जैसे पहले वाला जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है उसी का ही तरीका दूसरा है। रोज अनहात है, रोजाना यानी कि स्नान करता क्षीरती में, क्षीर सागर में। कौन? चंद्रमा। किस कारण से? तब मुख, उसके मुख की समता लैभव को यानी पाने को, कि नायिका के मुख की समता प्राप्त करने के लिए या उसी के समान होने के लिए जो चंद्रमा है वो रोजाना क्षीर सागर में स्नान करता है। बात वही घूम फिर के आ गई यहाँ पर। तीसरा उदाहरण देखिए इसका। और जो तीसरा उदाहरण है और वो तीसरा उदाहरण भी काफी प्रसिद्ध उदाहरण है जिसमें सुंदर अनुप्रास की छटा भी देखने को मिलेगी। आप लोगों के सामने ये उदाहरण कई बार आया भी है, जैसे कि तरणी तनुजा, तरणी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहु छाए, बहु छाए। झूखे फूल सो, झूखे कूल सो, झूखे कूल सो जलपर्सन, जल पर्सन हिल मनहु सुहाय। अब यहां पर जो बात है वो बात ये है दोस्तों, मैंने अभी जो अनुप्रास के बारे में बात कही तो यहां पर देखो तरणी तनुजा तट तमाल तरु बहुछाई, यहाँ पर तवर्ण की आवृत्ति होने के कारण तो सुंदर अनुप्रास हो गया और वो भी वर्तेनुप्रास। लेकिन यहाँ पर यानी कि ये दो पंक्तियाँ दी गई हैं तो दो पंक्तियों में क्या है कि पहली पंक्ति पर जोर न दे करके हमें यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जोर दिया गया है। यहाँ अलंकार ढूंढने की बात आई है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि झुके कूल सो जल पर्सन हिल मनहु सुहाय। यहाँ पर क्या है कि जो यमुना जो नदी है उसके पास में जो यानी कि पेड़ हैं वो एक तरह से तट की ओर झुके हुए हैं। और वो किस लिए झुके हुए हैं? वो इसलिए झुके हुए हैं कि जो यमुना नदी का जो जल है उस जल को स्पर्श करने के लिए। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि उन पेड़ों की जो डालियां हैं वो उस तट को, उस जल को छूने के लिए झुकी हुई हैं। ये यहाँ पर अफल में यानी कि फल की संभावना की गई है। कैसे? कि बताया क्या गया है? बताया ये गया है कि वो जो डालियां हैं स्पर्श करने के लिए झुकी हुई हैं, जबकि बात यहाँ पर स्वाभाविक क्या है, सीधी सी बात क्या है, जो पेड़ हैं उनकी जो डालियां हैं वो तो झुकी हुई रहती हैं, बोझ के कारण क्या होती हैं, भार के कारण नीचे झुक जाती हैं। लेकिन अगले ने, कवि ने कल्पना क्या कर ली? कवि ने कल्पना ये कर ली कि वो उसका स्पर्श, उस जल का स्पर्श पाने के लिए नीचे झुक गया है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मैं पुनः इसको दोहराता हूँ कि इसमें अफल में फल की संभावना कर ली गई, अर्थात उद्देश्य में उद्देश्य की कल्पना कर ली गई। इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में, इस नीचे वाली पंक्ति में क्या हो गया? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब रही बात यहाँ पर कई बार ये भी आ जाता है कि साहब यहाँ पर हम अनुप्रास लिखें कि उत्प्रेक्षा लिखें।
यहाँ अगर एक पंक्ति आती है तो अपने आप ही अनुप्रास है, परंतु जोर अगले ने किस बात को जानने के लिए दिया, दूसरी पंक्ति भी लिखी यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या फ्लोत परीक्षा का उदाहरण लिखेंगे। लेकिन साथ ही ये यहाँ पर मान लीजिए कि प्रतियोगिता परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो वहाँ तो हमें विकल्प के हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा कौन सा है। क्यों? क्योंकि यह अनुप्रास ऊपर वाली पंक्ति में और फ्लोत परीक्षा नीचे वाली पंक्ति में। और विशेष रूप से फ्लोत परीक्षा स्पष्ट कब होता है? दोनों पंक्तियों के साथ होता है। इसलिए हमें यहाँ पर विवेक से काम लेना है, जबकि ये फ्लोत परीक्षा का सुंदर उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन उदाहरणों को भी लेकर के हम फिर से यानी कि आगे एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, वीडियो में बताएंगे, और वहाँ पर इन चीज़ों को आपको और ज़्यादा समझने में सहजता रहेगी। अब हम एक नए बिंदु के साथ फिर से आप लोगों से मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।